सबसे पहले आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, लाइक जितने भी हमने फंक्शंस पढ़े थे उसमें मैं डोमेन और रेंज पूछूंगा। पहला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 6 थे हमारे, उनका डोमेन और रेंज क्या होता था। तो लेट्स से पहला क्वेश्चन है, ये पोल में कंडक्ट करा रहा हूं, तो सभी को आंसर देना है, ठीक है। अभी पोल लॉन्च करता हूं मैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स से रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स बताना है, क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है पहला -1 से 1, सेकेंड ऑप्शन है आर एवरी रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -1 से 1 ओपन इंटरवल, और आर माइनस क्लोज इंटरवल एक्सक्लूडिंग -1 से 1, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, उसमें आपको आंसर देना है, ठीक है बेटा। ओके, पोल लॉन्च कर दिया मैंने। जल्दी से आप अपना ऑप्शन मीटर में टाइप कर सकते हो। फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स, साइन का रेसिप्रोकल। अभी आधे बच्चों ने भी आंसर नहीं दिया। इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना बेटा, ये तो आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक का जो आंसर है वो रेंज कहां से कहां तक आता है। हिंट के लिए आपको ये पता है कि साइन का जो रेंज होता है साइन एक्स का -1 से 1 के बीच में होता है, और इंक्लूडिंग -1 एंड 1। हाँ विकास बेटा, ठीक है तुम्हारा आंसर। पोल में भी सबको बताना है, एटलीस्ट ये पता लगे कि आप अटेंड कर रहे हो प्रॉपरली क्लास। सभी को आंसर देना, चाहे लाइक जो भी आपको लगता है आंसर इनमें से वो आंसर दो। ठीक है, पोल एंड कर रहा हूं मैं, 1 मिनट हो गया। 60% लगभग बच्चों ने आंसर दिया, एंड ज्यादातर बच्चों ने जो आंसर दिया है वो दिया है चॉइस 3, सी ऑप्शन। होना चाहिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन? होना चाहिए था बी करेक्ट। क्यों? उसका रीजन क्या है? कॉसेक की वैल्यू, अच्छा दोनों में देखो फर्क क्या है, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में लिखा है एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच में कुछ नहीं आएगा, और जो सी ऑप्शन है उसमें -1 और 1 भी नहीं आएगा, उनके बीच में भी कुछ नहीं आएगा, और -1 और 1 को भी एक्सक्लूड करा हुआ है। लेकिन आपको ये तो बात पता होगी, साइन एक्स की वैल्यू अगर 1 होती है तो कॉसेक भी कितना आएगा? 1 नहीं आएगा। और अगर साइन एक्स की वैल्यू अगर कहीं पे -1 होगी तो कॉसेक भी कितना आएगा? -1 आएगा, राइट? क्लियर है? तो ये वाली वैल्यूज एक्सक्लूड नहीं होंगी, तो इसलिए ये आंसर रॉन्ग है। तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है कि यहां पर आपके जो ब्रैकेट बने हुए वो क्लोज ब्रैकेट बने हुए हैं, इसका मतलब है आप इन वैल्यूज को भी एक्सक्लूड कर रहे हो। तो जो कॉसेक का रेंज है वो होना चाहिए, या तो ऐसे लिख दो r -1 से 1 के बीच में सब हटा दिया, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, और -∞ से लेकर कहां तक? -1 क्लोज यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। मतलब आप ये कह रहे हो कि -1 और 1 के बीच में कुछ नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि साइन की वैल्यू जो होती है -1 से 1 के बीच में ही आती है, तो अगर उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो या तो -1 से बड़ा और इक्वल हो जाएगा, सॉरी छोटा और इक्वल हो जाएगा, या फिर 1 से बड़ा और इक्वल हो जाएगा। सेम गोज फॉर सेक, ठीक है? सेक का भी रेंज यही है। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। अब एक और चलो क्वेश्चन पूछ लिया, देखते हैं, पता है नहीं ज्यादातर बच्चों को। अब मैंने पूछ लिया डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स। अब मैंने सेक एक्स का क्या पूछ लिया? डोमेन पूछ लिया, ठीक है? तो लेट्स से अब क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन है पहला ऑप्शन दिया हुआ है डोमेन एवरी रियल नंबर एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर लो। बी ऑप्शन है सारे रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। सर ऑप्शन है क्या है? एवरी, पहला ऑप्शन है बेटा एवरी रियल नंबर r, कुछ भी हो सकता है। सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई वेयर n इज एन इंटीजर z, और सी ऑप्शन है r -2n + 1
पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, और फिर लास्ट ऑप्शन है डी, नन ऑफ दीज। और पोल लॉन्च कर रहा हूं, इसी में बताना है सभी को। ध्यान से सोच के आंसर देना बेटा सभी को, जल्दबाजी में नहीं, बट कैलकुलेशन कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा सोचो और फिर आंसर करो। यहां पर पूछा है सेक का डोमेन क्या होगा। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए। ओके, पोल एंड कर रहा हूं मैं। ज्यादातर जो मेजोरिटी बच्चों ने आंसर दिया है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। एक बार जब जस्टिफाई कर लेते हैं कि सही है या नहीं है, वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले है कि डोमेन पूछा गया था सेक एक्स का। आपको पता है सेक की वैल्यू जो होती है वो कॉस का रेसिप्रोकल होती है, एंड रेसिप्रोकल अगर हम कर रहे हैं तो कॉस की वैल्यू तो जीरो भी होती है कहीं पर। तो कॉस की वैल्यू जीरो कहां पे होती है पहले बताओ, कोई बताएगा? अगर कॉस एक्स जीरो है तो कहां कहां पे होता है कॉस जीरो? हम जैसे बनाते हैं कोऑर्डिनेट बनाते हैं इस तरह से, तो आपको ये याद होना चाहिए। साइन यहां पर क्या होता है? जीरो, कॉस क्या होता है? वन। फिर साइन यहां पे क्या हो जाता है? वन, कॉस क्या हो जाता है? जीरो। फिर यहां पर साइन क्या होता है? जीरो, कॉस क्या होता है? माइनस वन। और यहां पर साइन होता है आपका माइनस वन, कॉस होता है जीरो। ये याद होना चाहिए, मतलब मेमोराइज कर लो इसे। और इसमें भी ऐसे याद रख लो कि यहां पर अगर कोई एंगल होगा तो वो कैसा होगा? 2n पाई, ठीक है। जो 0 डिग्री है वहां पर अगर कोई एंगल होगा तो उसको हम लिख सकते हैं 2n पाई। क्लियर है? ऐसे लिख सकते हैं वेयर n इज एनी इंटीजर। यहां पर अगर कोई एंगल होगा तो उसको क्या लिख सकते हैं? यहां पर जो एंगल होगा वो कैसा होगा? पाई होगा, फिर 3 पाई होगा, फिर 5 पाई होगा। तो यानी क्या लिख सकते हैं इसे? 2n+1 लिख सकते हैं। 2n+1 पाई। n की वैल्यू कोई भी इंटीजर। इसी तरह से y एक्सिस में जो ऊपर वाला y एक्सिस है उस वहां पर अगर कोई एंगल होगा तो उसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? सोचो। यहां पर होगा पाई बाय 2 होगा, पाई बाय 2 के बाद एक और राउंड घूम के आओगे तो क्या आएगा? पाई बाय 2 आएगा। फिर क्या आएगा? एक और राउंड घूम के आएंगे मतलब 2 पाई प्लस पाई बाय 2 क्या बन जाएगा? 5 पाई बाय 2, है ना। फिर ऐसे एक और पाई 2 पाई ऐड करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा? 9 पाई बाय 2। तो ऑब्जर्व करो कैसे एंगल्स आ रहे हैं। पाई बाय 2 तो सबके साथ आ रहा है, तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 9 आ रहा है, और साथ में पाई बाय 2 आ रहा है। तो 1 5 9 ये तो तुम्हारी एपी की तरह से बन गई, 4 4 का डिफरेंस। तो क्या लिखा जा सकता है इसे बताओ? 4n आगे क्या करूं? +1 कर दूं? ये चल जाएगा? बताओ भाई, ठीक है? Yes. Yes, sir. सभी को आया समझ में? Yes, sir. n की वैल्यू आप कोई भी इंटीजर ले लो, ये सारे एंगल्स आ जाएंगे इसमें। अच्छा, और नीचे वाले को फिर क्या लिखोगे? नीचे वाले को बता दो। नीचे वाले में क्या आते हैं आपके? नीचे वाले एंगल्स ऐसे आते हैं 3 सर आंसर कितना है ऊपर वाले क्वेश्चन का? बता रहा हूँ पहले अगर ये डिस्कस कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखो ये चीज समझो फिर आएगा समझ में, फिर आप एकदम डायरेक्टली आंसर कर पाओगे क्या था। तो वही चीज समझा रहा हूँ। तो नीचे वाला जो है y एक्सिस का, जो नीचे वाला नेगेटिव y एक्सिस है उस पर अगर कोई एंगल होगा तो कैसा होगा? आपको पता है वहां पर एक 3 पाई बाय 2 होता है 270, फिर 2 पाई और ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 7 पाई बाय 2, है ना। ऐसे ही चलेगा ना। Yes, sir. फिर क्या आएगा नेक्स्ट? 11 पाई बाय 2, ऐसे चलेगा। तो यानी कि पाई बाय 2 फिर ऐसे चल रहा है 3 7 11। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है बताओ? क्या लिखूं? 4n -1 लिख दूं? Yes, ऐसे लिख sir. दूं? Yes, sir. ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या था, पढ़ो। अब क्वेश्चन था कि कहां पर सेक का डोमेन लाई करेगा, डोमेन बताना था सेक एक्स का। तो आपको पता है सेक एक्स जो होता है वो कॉस एक्स का रेसिप्रोकल होता है, और कॉस जहां पर 0 होगा वहां पर सेक डिफाइन नहीं होगा, बस उनको उन वैल्यूज को छोड़ना है, बाकी कोई भी एंगल ले लो। तो कॉस कहां कहां पे 0 है बताओ? कॉस कहां पे 0 है? Cos 90.
हॉरिजॉन्टल पे या वर्टिकल पे? Vertical. वर्टिकल पे। ठीक है, तो वर्टिकल में आपके दो एंगल आ रहे हैं, कौन कौन से भाई? एक तो 4n+1 π/2 ऐसा भी आ रहा है, और 4n-1 π/2 भी आ रहा है, राइट? अच्छा, तो यानी ये तो कंफर्म हो गया, इन दोनों एंगल्स में ऑड मल्टीपल आएंगे π/2 की, ये बात क्लियर है? ठीक है, Yes. ठीक है। तो हमें ये पता है कि कॉस में जब भी एंगल जो होगा ऑड मल्टीपल होगा 90 का, ऑड मल्टीपल मतलब π/2 होगा, 3π/2 होगा, 5π/2 होगा, हमेशा आंसर 0 आएगा। तो यहां पर इस वाले ऑप्शन को ऑब्जर्व करो, ये वाला ऑप्शन जो है, ये तो इग्नोर हो गया भाई, सारे रियल नंबर तो नहीं हो सकते, हमें पता है कहीं कहीं पर वैल्यूज जो होगी नॉट डिफाइंड आएगी, ये भी पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर अपने जीरो पे तो कॉस की वैल्यू अगर 1 होती है तो फिर सेक की वैल्यू भी डिफाइंड होगी, तो ये वैल्यू इग्नोर करना खराब, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इग्नोर नहीं कर सकते, वाले एंगल तो हम ले सकते हैं। फिर सी ऑप्शन जो देखा, उसमें देखा आर में से क्या माइनस करा हुआ है, 2n+1। पहली बात ये समझ में आ रही है कि 2n+1 हमेशा ऑड आएगा, ये बात क्लियर है? एन का कोई भी वैल्यू ले लो इंटीजर। Yes, sir. Yes, और sir. ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ही तो हमने डिस्कस किया कॉस की वैल्यू 0 होती है ना? Yes, sir. तो क्या आंसर होना चाहिए? सी। अब कोई बच्चा कहेगा सर आपने तो 4n+1 π/2 लिखा है और यहाँ पे 4n-1 π/2 लिखा है, ठीक है, वो तो मैंने इंडिविजुअली स्पेसिफिकली उसको ऊपर के लिए अलग लिख दिया, नीचे के लिए अलग लिख दिया, पर दोनों का अगर मैं कंबाइंड मीनिंग निकालूं तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2n+1 π/2, क्योंकि चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, लेकिन वो कुछ ऐसा ही होगा 2n+1 π/2। ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो अगर कभी ऐसा एंगल लिखा हो तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, 2n+1 π/2 लिखा हो तो इसमें तो बहुत सारे आ जाएंगे एंगल, कौन कौन से आएंगे एंगल? इसमें आपका π/2 भी आएगा, और 3π/2 आएगा, 5π/2 भी आएगा, 7π/2 आएगा, लेकिन π/2 के बाद जो 5π/2 है वो तो ऊपर होंगे, और जो ये 3π/2 7π/2 ये नीचे होंगे, तो इसका मतलब ऊपर नीचे स्पेसिफिकली नहीं बता सकते, इसका मतलब सिर्फ ये है कि y एक्सिस पर लाई करेगा एंगल, ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. और जो मैंने यहाँ पे लिखा है इस वाले इसमें 4n+1 π/2 और नीचे लिखा है 4n-π/2, ये स्पेसिफिकली लिख दिया कि आपको ये भी पता लग जाए कि कोई एंगल ऊपर होगा या नीचे होगा। क्लियर है बात? तो अगर बाई चांस देखो, Yes, ये sir. बतानी जरूरी क्यों है, मान लो लिखा हुआ है 39 π/2 ऐसा लिखा हुआ है, अब इतना बड़ा एंगल लिख दिया, तो अब इसको देखकर मुझे एकदम समझना है कि कहां पर होगा, ये ऊपर वाले पे होगा या नीचे वाले। ये तो कंफर्म हो गया y एक्सिस पे, ये तो बात कंफर्म होगी कि ये वाला जो एंगल है y एक्सिस के ऊपर होगा, तो यहां पर cos की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ये कंफर्म है। लेकिन अगर मान लो साइन लिखा है, तो cos अगर लिखा है तो सोचने की जरूरत भी नहीं है कि ऊपर है या नीचे, आपको पता भी आंसर 0 आएगा, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर साइन लिखा है तो अब मैं कैसे समझूं कि ये कौन सा एंगल है, ऊपर वाला या नीचे वाला, क्योंकि साइन की वैल्यू एक ऊपर क्या होती है, y एक्सिस पर पॉजिटिव होती है, अगर नीचे होता है तो -1 होती है, तो कौन से वाला होगा ये? अब मैंने क्या करा, मैंने 4n+1 4n-1 रूल याद करा था, या तो मैं क्या करूं, बार बार एंगल घुमाऊं इसे, या इसको ब्रेक करूं, बहुत सारे तरीके हैं, मतलब अगर जिस बच्चे को आता है उसको तो बताने की जरूरत नहीं है भाई, ये वाला क्वेश्चन को आप बहुत तरह से कर सकते हो, इसको ब्रेक करके कर लो कि 39 π/2 लिखा है। अब देखो मैं अलग अलग तरीके बता रहा हूं, ब्रेक करके करा किसी बच्चे ने, तो 39/2 कितना होता है, 19.5 है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 19π + π/2, ये ठीक है, ये क्लियर है? अच्छा, Yes. साइन Yes, sir. में 19 जब पाई लिखा है, आपने पाई लिख दिया, π/2 नहीं पाई लिखा है, तो पाई में आपको पता है कि इवन मल्टीपल जो होते हैं 90 के, उनके साथ अगर +- थीटा लिखा होता तो साइन का साइन ही रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती, तो आपका साइन ही रहेगा और π/2 ही रहेगा जो एंगल लिखा है थीटा। अब आपको बस ये देखना है कि इसका साइन पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव, क्योंकि क्वाड्रेंट के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड होता है। तो आपने नोटिस करा कि 19 पाई कहां होगा, यहां पे लाई करेगा ना, 20 यहां पे होगा, राइट? ये बात तो क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, तो sir. 19 पाई यहाँ पर है लेफ्ट साइड पर, और आप प्लस कर रहे हो, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, तो एंटी क्लॉकवाइज चल के कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे, थर्ड में, और थर्ड में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है तो नेगेटिव बाहर आएगा। क्लियर है? तो एक तो ये तरीका हो गया, आंसर क्या आएगा -1, क्योंकि π/2 पे साइन की वैल्यू 1 होती है। एक तरीका ये हुआ ब्रेक करके कर लिया, और अगर इतना भी नहीं करना तो मैंने जो ऊपर फॉर्मूला बताया उससे बहुत ईजी हो जाता है। कैसे? मैंने कहा था कि ऊपर वाला जो एंगल होगा वो कुछ ऐसा होगा, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, और यहां पर अगर 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, जो 4n-1 लिखा है उसका मतलब रिमाइंडर -1 का मतलब होता है रिमाइंडर पॉजिटिव वाला 3, है ना? ये मतलब हुआ ना इसका। अगर 4n-1 लिखा है तो उसका मतलब ये होता है कि किसी नंबर को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 आ रहा है, रिमाइंडर -1 कहने का मतलब है रिमाइंडर 3 आ रहा है पॉजिटिव में, है ना? ठीक है, तो Yes, यहां sir. पर Yes, 4 से sir. डिवाइड करके बताओ क्या आएगा रिमाइंडर। Yes. तो अगर 39 को π/2 तो भूल जाओ, सिर्फ 39 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा ना।
36 के बाद 3 रिमाइंडर आएगा, तो मैंने कहा था अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है या -1 रिमाइंडर आ रहा है तो आपका नीचे वाला होगा ये 270 वाला। तो यहाँ पर आपको एंगल पता लग गया कि ये वाला एंगल है, और यहाँ पर साइन की वैल्यू सर ने बोली थी ऊपर नीचे जब हम देखते हैं तो ऊपर साइन पॉजिटिव होता है, नीचे क्या होता है -1 होता है। तो आपने बिना सोचे समझे डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या लिखी, -1 की। तो क्या हो गया, टाइम बच गया तुम्हारा, ब्रेक करना नहीं पड़ा, कुछ सोचना नहीं पड़ा। क्लियर है? ठीक है भाई। यहाँ पर इसका मतलब है सभी बेटा म्यूट करके रखो अपने आप को। एक बार मैंने म्यूट कर दिया भाई सभी को, ठीक है? ओके, तो ये क्लियर हो गया कि ऊपर वाले जो हाथ खड़ा कर देना, हैंड रेज कर देना, अगर नहीं आ रहा तो मैं रिपीट कर दूंगा। मैंने बोला कि वाई एक्सिस पर ऊपर वाला जो होगा वाई एक्सिस, उसमें 4 से डिवाइड करने में π/2 तो होगा, लेकिन जो नंबर होगा 4n+1 वो कुछ ऐसा होगा कि 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आएगा, और जो नीचे वाला एंगल होगा उसमें π/2 होगा, लेकिन जो नंबर होगा इंटीजर जो भी होगा उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3 आएगा। -1 लिखा है तो -1 का मतलब होता है रिमाइंडर अगर -1 है तो उसका मतलब पॉजिटिव में रिमाइंडर वो 3 होता है। क्लियर है? किसी को बेटा हैंड रेज कर दो अगर नहीं आया समझ में, तो दोबारा रिपीट कर दूंगा ये बात। तो ये बात आपको आनी चाहिए, ठीक है? एंगल मतलब निकाल तो किसी भी तरह से लोगे अगर आता है आपको, लेकिन अगर ये रूल याद है जो टेबल बनाई मैंने ये वाला, कि एंगल्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे तो बहुत इजीली आप समझ जाओगे कि कौन सा एंगल लेना है। क्लियर है? चले आगे। ओके, मैंने अनम्यूट कर दिया, अगर किसी को कुछ बोलना है तो बेटा बता दो, बोलो। समझ में आया सभी को? यस ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जिसको दोबारा रिपीट करूं समझ में नहीं आया तो? क्योंकि ये बेसिक्स है बेटा, अगर आपको ये याद होंगे तो क्वेश्चन स्पीड से भी हो जाएंगे और समझ में भी आएंगे। ठीक है? कर दो। हाँ, तो यही मैं तभी मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को पता है कि एक बार में नहीं आता है कई बच्चों के समझ में, तो दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो मैंने क्या बोला बेटा, मैंने बोला कि साइन की वैल्यू यहाँ पर होती है 0, कॉस की वैल्यू होती है 1, यहाँ पर साइन की वैल्यू होती है 1, कॉस की वैल्यू होती है 0, फिर साइन हो जाता है 0, कॉस हो जाता है -1, फिर साइन हो जाता है -1, कॉस हो जाता है 0। ये आपको याद रखना है। इसमें मैंने कहा कि ये वाला जो एंगल होगा कुछ हमेशा ऐसा होगा 2n π, जहां पर n कोई भी इंटीजर है। तो अगर आपका लिखा है 2π, आपका लिखा है 0, आपका लिखा है 4π, सारे एंगल यहीं पे होंगे। आपको समझ में आ गया? तो अगर कहीं पे लिख दिया sin 8π तो आपको समझ में आ जाना चाहिए भाई ये तो 0 ही है। क्यों? क्योंकि 2n π और जो 8π है उस फॉर्म में लिखा हुआ है, और यहाँ पर मुझे याद है साइन की वैल्यू 0 होती है, तो देख कर ही बता दिया डायरेक्टली, कुछ नहीं करना पड़ा। यहाँ पर जो एंगल होगा वो कैसा होगा? यहाँ पर एंगल होगा 4n+1 π/2। मतलब क्या है, जो भी आपका यहाँ पर नंबर होगा π/2 को छोड़कर, π/2 अगर π/2 का ऑड मल्टीपल, पहली बात तो ये दिख ही रहा है कि ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस पे होते हैं एंगल जितने भी होते हैं, मतलब 7π/2, 9π/2, 11π/2 सारे वाई एक्सिस पे होंगे, लेकिन वाई एक्सिस में ऊपर होगा या नीचे ये पता करने के लिए मैंने कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया कि ऊपर वाला जो एंगल होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा 4n+1 π/2। तो अगर आपने n की वैल्यू पुट करी 0 तो आपका आ गया आंसर π/2, आपने पुट करा 1 तो आपका आ गया 5π/2, तो 5π/2, π/2, 9π/2 सारे ऊपर होंगे। अब पता कैसे लगेगा? मान लो लिखा है, मैंने भी बताया था 39π/2 लिखा है, तो आपको देखना है कि क्या ये वाला एंगल यही है या नीचे वाला है। तो नीचे वाले के लिए क्या लिखा मैंने, 4n-1 π/2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4n+3 π/2। कोई एक फिक्स नहीं है कि ऐसे ही लिखना है, 4n-1 π/2 लिखो या 4n+3 π/2 लिखो, एक ही बात है। कोई बच्चा कहेगा दोनों अलग तो है, मैं कहूंगा अलग है, लेकिन n की वैल्यू कोई भी इंटीजर लेकर वो सेम ही बात है, दोनों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n की वैल्यू आपने बेसिकली पता कैसे लगाओगे, जो नीचे लिखा हुआ है उसमें π/2 के साथ जो भी नंबर लिखा है, मतलब ये 39, इसको आप 4 से डिवाइड करना। अगर 4 से डिवाइड करके आपका रिमाइंडर 1 बचता है तो ऊपर वाला होगा, वर्टिकल ऊपर वाला वाई एक्सिस, और अगर आपका रिमाइंडर 3 आता है या 4 से डिवाइड करके एक कम रह जाता है डिवाइड होने से, तो आपका नीचे वाला होगा। तो 39 जो लिखा है उसमें अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो आपका आंसर आएगा रिमाइंडर 3, या 40 जो होता है 40 से वो एक कम है, मतलब 4 के मल्टीपल से सिर्फ एक कम है, तो आपका नीचे वाला होगा। तो अब आपको पता है कि अगर लिख दिया साइन, तो आपको साइन पता है कि नीचे वर्टिकल में वाई एक्सिस पे नीचे वाले वाई एक्सिस पर साइन की वैल्यू -1 होती है, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्टली -1 आ गया आपका आंसर, तो टाइम बच जाएगा तुम्हारा। ठीक है? ये वाला एंगल कैसा होगा? ये एंगल कुछ ऐसा होगा 2n+1 π, मतलब यहाँ पर आपका राइट साइड पे तो 2n π था, लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा 2n+1 π हो जाएगा, मतलब पाई आएगा, 3π आएगा, 5π आएगा, 7π। ठीक है? क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर ठीक है। अब आता है सारे ग्राफ याद है आपको ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस के? साइन का ग्राफ कैसे बनता है? साइन का ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनता है, 0 से स्टार्ट होता है, ऐसे चलता है, राइट?
ठीक है। कॉस का ग्राफ ये आपका हो गया 1, ये हो गया -1, -1 से 1 के बीच में ही रहता है ग्राफ। ये हो गया आपका π/2, फिर हो जाएगा पाई, फिर यहाँ पर 3π/2, ऐसे ही चलता रहेगा, ये 2π, ठीक है। फिर इसके बाद आता है cos x। cos x का ग्राफ कैसा आता है? cos x का ग्राफ ऊपर 1 से फॉल करता है नीचे, 1 कुछ ऐसे आएगा, और दोनों के दोनों ही क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं, हर जगह पे वैल्यू लाइक डिफाइंड है, ठीक है। Yes, sir. क्लियर? Yes. इसी तरह से tan x का होता है। tan x का ग्राफ आपको पता है, tan जो होता है कहां पे नॉट डिफाइंड हो जाता है पता है? π/2 पे, है π/2 के ऑड मल्टीपल्स है ना। तो tan का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, 0 पे 0 होता है, π/2 पे नॉट डिफाइंड हो जाता है, और π/4 पे 1 रहता है। तो यानी पहले तो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही π/4 को क्रॉस करता है एक्सपोनेंशियली, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है, और π/2 पे क्या हो जाता है? डॉट डॉट लगा देते हैं। डॉट डॉट का मतलब ये होता है कि वहां पे नॉट डिफाइंड है। ऐसे ही -π/2 पे भी तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है, ठीक है। ये जो डॉट डॉट बनाया हमने, ये बार बार रिपीट होगा पैटर्न। फिर कहां से रिपीट होगा? जैसे मैंने 0 से रिपीट किया, 0 से π/2 तक आया, और नीचे -π/2 तक आया। फिर क्या होगा? फिर लेट से ये आपका पाई, ये ले लिया हमने पाई। अब क्या होगा? ग्राफ कैसे आएगा? ये थोड़ा सा पाई इधर लिख देता हूँ। अब ग्राफ कैसे आएगा? अब आपको पता है 0 के बाद वो दोबारा 0 कहां पे होता है बताओ? 10। 0 पे 0 हो गया, π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है। अब दोबारा 0 कहां पे आएगा? 10 की वैल्यू। ये भी लिख देता हूं, देखो यहाँ पे जो मैंने लिखी थी 10 की वैल्यू, यहाँ पे भी लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने लिखा था, या इसके यहाँ लिख देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे 10 भी लिख देता हूँ। यहाँ पे 10 क्या होगा? 0। यहाँ पे 10 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। यहाँ पर 10 क्या होगा बताओ? 0 ही रहेगा। Yes, sir. तो 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो वर्टिकल एक्सिस पर मतलब जब भी ऑड मल्टीपल होंगे π/2 के, वहां पे नॉट डिफाइंड रहेगा, और जब भी हॉरिजॉन्टल पे लेंगे हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। उसमें नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब ही नहीं, ठीक है। ओके, तो अब 0 के बाद दोबारा वो पाई पर दोबारा 0 होगा, फिर π/2 के बाद इस तरह से आएगा ग्राफ, फिर दोबारा 3π/2 पे जाकर नॉट डिफाइंड हो जाएगा ऐसे। तो आपको दिख रहा होगा सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, समझ में आ रहा है? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। तो इसी तरह से बाकी कॉसेक, सेक और कॉट के भी, कॉसेक और सेक के जो ग्राफ हैं वो थोड़े से लाइक यू शेप बनते हैं। तो ट्राई करना, नहीं आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा? Yes. Yes, sir. अब आता है जो हमें पढ़ना है आज, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशन निकालने हैं। मतलब जैसे इक्वेशन गिवन होती है तो आप x की वैल्यू निकालते थे पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक में। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं जिनको आपका क्या निकालना है? सॉल्यूशन निकालना है। उसके लिए आपको 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए। कौन कौन से? पहला है sin x, अगर अच्छा, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लो sin x लिखा है कहीं पे हाफ, तो sin x का मतलब हाफ अगर लिखा है तो मुझे पता है x की वैल्यू क्या होगी जिससे कि साइन क्या आ जाए? हाफ आ जाए। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा कहां से कहां तक होता है? वो होता है हमारा 0 से 2π, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट तक, 0 से 2π तक जो एंगल्स होंगे उनमें हम जो वैल्यू होगी x की उसको बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब हो गया सारे एंगल्स। और आप कहोगे सारे एंगल्स तो लिख ही नहीं सकते भाई, जनरल सॉल्यूशन का तो मतलब हो गया x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अब इतनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अगर मैंने लिख दिया sin x की वैल्यू हाफ लिख दी, तो आपको पता है जब मैंने sin x का ग्राफ बनाया है तो sin x की वैल्यू हाफ कहां पे आएगी? लेट्स से यहाँ पे हाफ आ रहा है, ये वाला एंगल कहां पे होता है? π/6 पे ना। तो π/6 के बाद आपको दिख रहा होगा इनफाइनाइट जगह पे ऐसा होगा, ये तो दिख रहा है। Yes, sir. इन सभी पॉइंटों पे वैल्यू क्या आएगी भाई? सभी जगह पे क्या आएगा? हाफ आएगा आंसर। तो ये तो चलता ही रहेगा, ऐसे तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो मैं सारे लिख तो ही ना सकता हूं, तो नहीं लिख सकता मैं। तो मैं क्या करूंगा? एक फॉर्मूला लिख दूंगा। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना, देखो मैंने ये बनाया था तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख दिया ना इस वाले एंगल के लिए। मैंने क्या बोल दिया? अब यहाँ पर जो एंगल्स हैं वो तो बहुत सारे हैं, π/2 भी आता है, 5π/2 भी आता है, 9π/2 भी आता है, बहुत सारे एंगल्स आते हैं। तो इनके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया कि भाई कुछ ऐसा होगा जिसमें n क्या होगा? कोई भी इंटीजर होगा। तो इस तरह से आंसर लिखना है हमें जनरल सॉल्यूशन में। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए फिर 3 फॉर्मूले हैं। क्या? अगर sin x आपका, अगर sin x आपका sin y के इक्वल है तो फिर x की जो वैल्यू होगी वो कुछ ऐसी होगी। क्या? n π प्लस -1 की पावर n इंटू में y, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। फिर आता है cos x के लिए। cos x अगर cos y के इक्वल है तब फॉर्मूला है x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। और अगर tan x इक्वल टू tan y है
तब फॉर्मूला है x इक्वल टू एन पाई प्लस वाई वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देख लो मैं दिखा भी देता हूँ। साइन एक्स पहले हाफ के लिए करते हैं। साइन एक्स अगर हाफ है तो तुम्हें पता है साइन एक्स हाफ कहाँ कहाँ पे होता है, बताओ। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 से 2 पाई में कहाँ कहाँ आएगा। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पता है मुझे पाई बाय 6 पे होता है, और पॉजिटिव अगर वैल्यू है और फर्स्ट से फोर्थ तक क्वाड्रेंट तक ही कंसीडर करना है, तो एक और क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। कौन सी वैल्यू उसमें बताओ क्वाड्रेंट में? सेकंड। सेकंड। और सेकंड में जाने के लिए आप पता है आपको क्या करते हो, आप क्या करते हो, पाई माइनस करते हो, पता है ना। तो आपके दो एंगल आएंगे, कौन कौन से? एक्स की जो वैल्यू होंगी, अगर मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख रहा हूं तो एक्स की वैल्यूज क्या होंगी, अगर साइन एक्स हाफ है तो एक्स की वैल्यू एक तो आ गई पाई बाय 6 कॉमा 5 पाई बाय 6। ठीक है भाई, ये तो आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए। अब आपको निकालना है जनरल सॉल्यूशन इसका। लेट्स से इसी का ही उसने क्या किया, सॉल्व, ऐसे बोल दिया सॉल्व साइन एक्स इक्वल टू हाफ। जब ऐसे लिखा होता है, अगर ये नहीं बोला स्पेसिफिकली कि एंगल कहां से कहां तक लेना है, मतलब बाउंडेड नहीं बताया कि कहां से कहां तक एक्स बाउंडेड है, तो फिर मान के चलेंगे जनरल सॉल्यूशन ही पूछ रहा है। या फिर वो स्पेसिफिकली बोल दे कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर साइन एक्स इक्वल टू हाफ। अगर ऐसे नहीं बोला और सिर्फ सॉल्व लिखा है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए आप पहले क्या करोगे, साइन की वैल्यू जहां पर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में जब सबसे पहले जो साइन की वैल्यू हाफ आती है, जिस भी क्वाड्रेंट में आती है, वो वाला एंगल लिख दो साइन करके। क्या लिख दोगे सर? साइन पाई बाय 6 लिख दोगे, राइट, क्योंकि पाई बाय 6 30 पे साइन की वैल्यू पहली बार हाफ आती है। ठीक है, अब मुझे ये पता लग गया कि जनरल सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, साइन एक्स अगर साइन वाई के इक्वल है, ये याद आएगा। तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला सीखा था हमने, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू में वाई वेयर एन बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, ये फॉर्मूला था। तो आपने ये y कंसीडर कर लिया, ये y आपका और ये x है, तो क्या फॉर्मूला हो गया, x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और साथ में y आपका पाई बाय 6 है वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ये आपका आंसर होगा, ये आपका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है? अब इसमें अगर मैं n की वैल्यू, अगर मैं यहां पर n की वैल्यू कोई भी इंटीजर लेता हूं, कोई भी इंटीजर, हमेशा आंसर उस वैल्यू पर, x की जो वैल्यू आएगी उस पर हमेशा साइन की अगर वैल्यू निकालोगे तो हाफ ही आएगी। तो टेंशन की बात ही नहीं, मतलब चाहे आप n की वैल्यू 100 ले लो, 200 ले लो, -197 ले लो, -57 ले लो, कुछ भी ले लो n की वैल्यू, जो आपका एंगल आएगा x, उस पर अगर आप साइन निकालोगे हमेशा आंसर हाफ आएगा। क्लियर है? पॉजिटिव वो भी। ठीक है, यस सर। तो ये आपके इसलिए फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं। याद होगा 11th में पढ़ाई गए थे, याद है? यस सर। यस सर। या कोर्स से हटवा दिया था स्कूल वालों ने? सर हटवा दिया था। हाँ, ये हट गया था मेरे ख्याल से 11th में, जब सिलेबस ट्रिम किया था तो कई बच्चों ने पढ़ा नहीं होगा। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा भैया। ठीक है, ठीक है। इनकी भी डेरिवेशन है, वही ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाकर ही आती है। मतलब आप सोचो कि सर आए कैसे, तो मैं साइन एक्स को इधर ले आऊंगा, साइन वाई को इधर ले आऊंगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई का एक फॉर्मूला बन जाएगा जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, 2 cos a प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2, और इक्वल टू 0 रखकर जब दोनों को सॉल्व करूंगा तो यही फॉर्मूला बनेगा उससे। तो वो फॉर्मूला मैं डराइव नहीं करा रहा, आपको बस बेटा याद रखनी थी। ठीक है, क्लियर है? मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि क्या है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन क्या है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, तो ये याद रखना। ज्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे ऑब्वियसली उसके आएंगे, जनरल सॉल्यूशन के ही आएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हमें पता ही है, हम 11th में बहुत इजीली सबसे पहले यही सीखते हैं कि कहाँ कहाँ पर वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है ना? अच्छा, एक चीज और, अगर थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये बात पता होनी चाहिए सभी को कि पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 2 पाई माइनस कौन से में होगा, और 2 पाई प्लस कौन से में होगा, बता दो। पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में होगा, पाई प्लस थर्ड में, 2 पाई माइनस फोर्थ में होगा, और ये फिर दोबारा फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको, मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि किसी बच्चे को अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पर वैल्यू पता है थीटा, तो उसको अगर उस वाले एंगल को अगर सेकंड में लेके जाना है तो वो पाई माइनस कर देगा। मतलब अगर मुझे ये पता लग गया कि पाई बाय 6 मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल है, अब इसी वैल्यू को, पाई बाय 6 को, साइन अगर मान लो पाई बाय 6 पे हाफ होता है, और मुझे ये पता है साइन जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में भी हाफ होता है एक जगह पर पॉजिटिव, लेकिन वो एंगल कौन सा होगा, तो आप इस एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लेके जाना है तो बस पाई माइनस पाई बाय 6 कर दो, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट वाला वैल्यू आ जाएगा जो 5 पाई बाय 6 है। इसी तरह से मैंने लिखा था, ये समझ में आया सभी को, मैंने 5 पाई बाय 6 क्यों लिख दिया था? क्लियर है? यस सर। मान लो इसी एंगल को मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाना होता, मतलब ऐसे लिखा होता कि साइन x इक्वल टू माइनस हाफ। अब मुझे पता है कि साइन की वैल्यू हाफ तो पहले क्वाड्रेंट में होती है पाई बाय 6 पर, लेकिन अब नेगेटिव लिखा हुआ है, तो अब मुझे ये एंगल तो पता लग गया कि पाई बाय 6 है, लेकिन ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती,
तो कहाँ पे नेगेटिव होती है? थर्ड में और फोर्थ में। तो मैं थर्ड में लेके जाऊंगा, तो थर्ड में लेके जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पाई प्लस पाई 6 करना पड़ेगा। तो ये मेरा एंगल आ गया थर्ड क्वाड्रेंट वाला। और फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाना है तो 2 पाई माइनस कर दिया, तो ये आ गया 11 पाई 6। तो अब अगर मैं कहूं कि इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ, तो ये होंगे आपके x इक्वल टू क्या? 7 पाई 6 और 11 पाई 6। क्लियर भी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो लेट्स से कुछ क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे आया, बहुत इजी है क्वेश्चन, और थोड़ा सा बस ट्रिग्नोमेट्री की आपको अच्छी तरह से आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, और ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे लेते हैं एंगल्स को। ठीक है, तो लेट्स से कुछ ऐसे दिया हुआ है, लेट s इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू -2 पाई से पाई 2 पाई, -2 पाई से 2 पाई है, और इक्वेशन दी हुई है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0, ऐसे दे दिया। ये जो ऐसा एक सेट है, किसका सेट है? उन सारी वैल्यूज का सेट है थीटा की जो -2 पाई से 2 पाई के बीच में आती है, इंक्लूडिंग -2 पाई एंड 2 पाई, और जिसमें ये वाली इक्वेशन क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। क्या? 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो किसी को सबसे पहले ये देखकर ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर cos और sin दो वेरिएबल, मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलग अलग लिखी हुई है, तो इनको एक बना दो। अब sin को cos में लिखूंगा तो रूट आ जाएगा, लेकिन cos स्क्वायर को तो sin स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना भाई? तो क्या Yes, लिखते हैं बताओ? sir. cos स्क्वायर को आप लिख दोगे 1 माइनस sin स्क्वायर लिख दोगे, राइट? Sin square theta. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0। ये तो कुछ कुछ क्वाड्रेटिक जैसी नहीं बनेगी इक्वेशन? 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके आ रहा है -4 और ऐड करके आएगा माइनस का 3, तो क्या क्या होंगे बताओ? मिडल स्प्लिटिंग करते हैं तो माइनस का 4 होगा और प्लस का 1 होगा, राइट? 2 कॉमन लोगे, 2 sin थीटा, तो क्या बचेगा? sin थीटा -2 और प्लस का 1 कॉमन लोगे, इसमें से भी sin थीटा -2, ये दोनों कॉमन आ गए, sin थीटा -2, तो आपका बचा 2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप sin थीटा को या तो 2 के इक्वल कहोगे या फिर sin थीटा की वैल्यू -12 होगी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, जिस sir. बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत भी पता है, 10th का भी पता है ढंग से, तो उसको पता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल भाई, ये तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 से 1 तक रिस्ट्रिक्टेड है ना? तो किसी भी थीटा के लिए 2 तो आंसर कभी आएगा ही नहीं, 1 से बड़ा होता ही नहीं। तो 1 से बड़ा अगर कुछ भी फ्रैक्शन में भी दिख जाता 7/5 या 5/3, तो आप मना कर दोगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं। अब साइन थीटा की वैल्यू आपकी आएगी -12। अब वही वाला क्वेश्चन आगे जो भी हमने समझा था कि साइन थीटा की वैल्यू आ रही है -12। ठीक है, अब हमें पता है कि साइन थीटा की वैल्यू -12 कहाँ कहाँ होती है, पर हमने जनरल सॉल्यूशन सीखा है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी पता है हमें, लेकिन हमें क्या बताना है? हमें ना तो इसने बोला प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ना ही बोला जनरल सॉल्यूशन, उसने अपने आप एक थीटा को क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया कि कहां से कहां तक लेना है। तो अगर मैं 0 से लेकर 2 पाई करूं तो मैं बता पाऊंगा कि कितने होंगे, वैल्यू सारी बता दूंगा मैं, क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाऊंगा मैं और बता दूंगा। लेकिन जब माइनस वाला एंगल आ गया, अब आपको कंफ्यूजन होगी। जैसे मैंने बताया था, किसी बच्चे की अगर लॉजिक क्लियर, उसको पता है कि कहां पर कैसे लेते हैं एंगल, तो वो निकालने को इसको बहुत तरह से कर लेगा क्वेश्चन को। लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए स्टैंडर्ड एक तरीके से बता रहा हूं, क्या? आप पहले जनरल सॉल्यूशन ही निकाल लो। क्या होगा इसका? sin x इक्वल टू sin y में बताओ क्या लिखे? मैंने कहा था वो वाला एंगल लिख देना जहां पर पहली बार sin की वैल्यू -12 आती है। थर्ड क्वाड्रेंट में कहां पर आएगा पहली बार? थर्ड क्वाड्रेंट में 7 pi by 6. वेरी गुड, पाई प्लस पाई बाय 6, तो 7 पाई बाय 6 लिख दो यहाँ पर। और क्या लिख दो? और बताओ क्या लिखें? अब फॉर्मूला बताओ क्या होता था? x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में y, है ना? 7 पाई बाय 6, फिर n कैन बी एनी इंटीजर। ये आपका आंसर आया अभी। अब आपको n की सिर्फ वो वाली वैल्यूज कंसीडर करनी है, n की वैल्यूज वो लेनी है जिनसे मेरा x की जो वैल्यूज है वो कहां से कहां तक आए? सिर्फ -2 पाई से +2 पाई। अच्छा, मैंने x लिख दिया, चल क्या रहा था? थीटा, सॉरी थीटा लिख देता हूं। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. तो n की वैल्यू लेट से आपने 1 ले ली, तो जल्दी से बताओ 1 लेकर क्या आएगा? अब आपको इंटीजर लेने, तो आप क्या लोगे? 1 2 3 ऐसे लोगे, 0 लोगे, -1 -2। जैसे ही आपका मान लो 2 आया, 2 पर भी ठीक है, हमारा आंसर -2 पाई से 2 पाई के बीच में आ रहा है। 3 से आंसर आपका आउट ऑफ रेंज हो गया जो दिया हुआ है थीटा की वैल्यू, तो आप उससे आगे कंसिडर ही मत करना। ऐसी पीछे जब जा रहे हो नेगेटिव इंटीजर लोगे, उसमें भी एक जगह जाकर अगर आपका आउट ऑफ रेंज आ जाए, उससे पीछे इग्नोर कर देना, तो वो सारी वैल्यूज आएंगी आपकी, वो लेना आपको। तो बताओ क्या होगा? बताओ।
अच्छा यहाँ पर मैंने s जो है सेट बोल दिया और उसने बोल दिया s जो है वो क्या है, लेट्स से s जो है s इज अ सम ऑफ थीटा वैल्यूज, जो थीटा की वैल्यूज होंगी वो है, मतलब थीटा एक तो हो गया सेट, कॉमा करके लिखना है, उसने s बोल दिया सम है उन सबका, सारी वैल्यूज का। तो पहले सारी वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेगी, तो बताओ क्या लूं, n की वैल्यू 0 ले लूं, पहले क्या आएगा आंसर बताओ, n की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो क्या आएगा, 0 पाई 0 हो जाएगा, -1 की पावर 0 1 आएगा, सिर्फ 7 पाई 6 आएगा, ठीक है, पहली वैल्यू आ गई। फिर सेकंड क्या आएगा, n की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो 11 या 9, बताओ क्या आएगा, 11 फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जा रहे हैं, तो 2 पाई माइनस करोगे पाई 6 11 पाई 6 आएगा, राइट, ठीक है। अब इससे ज्यादा जैसी 2 लोगे, समझ में आ गया, वो तो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, समझ में आ रहा है, Yes, sir. ये कंसिडर ही नहीं करनी। फिर आपने क्या करा, 0 1 2 ले लिया, अब 2 के आगे लेना ही नहीं है, फिर अब क्या लोगे आप, -1 ले लो, तो n की वैल्यू अगर -1 लोगे तो थीटा क्या आएगा बताओ, माइनस पाई आएगा, -1 आएगा और इनटू में 7 पाई 6 ये आएगा ना, तो क्या आ गया आंसर, माइनस का 13 पाई 6 है ना, Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. और फिर ऐसी आप n की वैल्यू -2 लोगे, एक और वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। अब ये बताना क्या आएगी, अगर -2 लेते हो तो क्या आएगा आंसर, थीटा की वैल्यू आएगी -2 पाई, -1 की पावर -2 कर रहे हैं तो वो +1 ही बन जाएगा, प्लस 7 पाई 6, क्या है आंसर, माइनस का 12 और माइनस का 5 पाई 6, यही है ना, Yes, sir. क्लियर जब बेटा सभी को। n2 है तब थीटा कितना है? अगर हमने n कितना लिया 2, तो थीटा की वैल्यू Yes, निकालो कितनी आएगी, 2n पाई और 2 लिया तो प्लस 7 पाई 6, तो साफ दिख रहा है ये तो बेटा, बड़ा हो गया 2 पाई से, दिख रहा है yes sir. है ना, तो इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया उसे, क्योंकि ये तो 2 पाई प्लस समथिंग हो जाएगा, तो 2 पाई से बड़ा ही हो रहा है तो इग्नोर कर देंगे उसे, क्लियर है, Yes sir. सभी को क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, अच्छा sir. इस, ठीक है, तो ये इस तरह से आपको याद रखना है। अब देखो जो मैंने पहले बताया था, ये वाला टेबल, इसमें मैंने इन वैल्यूज पे लिया था, साइन की वैल्यू 1 कहां पे होती है, -1 कहां पे होती है और 0 कहां पे होती है साइन की, तो साइन की वैल्यू अगर 1 आती है तो बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि फिर उसमें आपको जनरल सॉल्यूशन भी लगाने की जरूरत नहीं, आप ये वाला लिखकर 4n+1 π/2 लिखकर n की वैल्यू पुट करते रहना और आंसर आते रहेंगे, क्लियर है। अगर आपको कोई Yes, ऐसे कह देता sir. है sin x की वैल्यू 1, तो फिर तो इसमें ही पुट कर देना, फिर वो जनरल सॉल्यूशन जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसमें मत करना, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें आपको पहले ऐसे लिखना पड़ता है n पाई प्लस -1 की पावर n इनटू में जो y वैल्यू होती है, तो ये इससे सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये वाला तो बहुत इजी हो गया ना, 4n+1 π/2 में आप n की वैल्यू 0 डालो, फटाफट पता लग गया एंगल क्या आएगा, है ना, क्लियर है। Yes sir. ठीक है, Yes, तो sir. अब मेरी वैल्यूज बता दो फिर क्या क्या आई थीटा की वैल्यू जो उस सम में आई, तो थीटा की एक तो वैल्यू आई मेरी क्या 7 पाई 6 आया, फिर दूसरी वैल्यू क्या आई है 11 पाई 6 जो 2 पाई से कम है, फिर आया माइनस का 13 पाई 6 जो कि, अच्छा -13 पाई 6 ये 2 पाई से -2 पाई से छोटा नहीं हो गया, सोचो उसने उसने कहां से कहां तक कहा था भाई, 2 पाई से -2 पाई से 2 पाई बोला था ना, तो ये -2 पाई से छोटा नहीं हो गया एंगल, बताओ, हाँ भाई बताओ, ये वाली वैल्यू जो है ये तो छोटी नहीं होगी, तो सिर्फ 3 ही आएंगे भाई, ये भी नहीं आएगा, फिर सिर्फ -5/6 आएगा ये, है ना, तो 1 2 और 3, इन तीनों को क्या कर दोगे आप ऐड कर दोगे तो ऐसा आ जाएगा, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, तो मैंने जो बोला था वैल्यूज आप लोगे 0 1 2 इस तरह से, -1 -2 -3, लेकिन जैसे आपका -2 पाई से 2 पाई के बियॉन्ड चला जाता है, मतलब या तो -2 पाई से कम या 2 पाई से बड़ा, तो उन वैल्यूज को इग्नोर कर देना, तो ये वाली वैल्यू भी मेरी -2 पाई से क्या है कम है, -2 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, तो ठीक है, क्लियर। बोलो बेटा किसी को डाउट है Yes, तो यहाँ sir. तक दोबारा बताओ, Yes, sir. क्लियर है। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। अब ट्रिग्नोमेट्री ऐसा भी होगा कि फॉर्मूले लगेंगे, ये तो मैंने वैल्यूज लेकर कर लिया, लेट्स से ऐसा लिखा हुआ है, x जो है लेट्स से 0 से लेकर π/2 तक है। अच्छा देखो एक चीज देखना, कब इस चीज को ध्यान से पढ़ना, इसमें 0 इक्वल लिखा हुआ है और लेस देन और ग्रेटर देन, और जो π/2 उससे सिर्फ लेस है, मतलब π/2 को भी नहीं ले सकते हम, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन जो वर्टिकल ऊपर वाला y एक्सिस वाला पॉइंट होता है वो वाला एंगल नहीं लेना π/2, ठीक है। और बोला है फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सच दैट, कंडीशन ऐसे लगा देते हैं, सच दैट sin x माइनस sin
2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। मैं कह रहा हूं कि साइन x माइनस साइन 2x और प्लस साइन 3x, इन तीनों का सम क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ऐसी x की वैल्यूज मुझे लेनी है कि क्या क्या होंगी, ठीक है? तो कितनी होंगी ये बताना है। ऑप्शन है, लेट्स से ऑप्शन दे दिया 3, 1, 4 और डी ले लेते हैं 2। अच्छा, इसने ये नहीं बोला कि उनकी वैल्यूज भी लिखो, ये सिर्फ ये कह रहा है 0 से लेकर π/2 के बीच में, 0 को इंक्लूड करके, π/2 को एक्सक्लूड करके आपको बताने कितनी x की ऐसी वैल्यूज होंगी जिनके लिए आंसर 0 आएगा। तो वैल्यूज निकाल कर काउंट कर लेंगे हम कि इतनी वैल्यूज हैं। तो जैसे ऊपर हमारे 3 आए थे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन बताने कितने होंगे। तो ऊपर कितने सॉल्यूशन आए थे? 3। कभी वो सॉल्यूशन पूछ लेता है, कभी कह देता है उन सॉल्यूशन का सम बताओ, डिफरेंस बताओ, ऐसे बोल देता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें बताने कितने सॉल्यूशंस हैं। तो पहले सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना। तो कोई बताएगा क्या करें इसमें? साइन 2x साइन 3x के हमें फॉर्मूले तो पता है। मैं देखो अब इसको बहुत तरह से आदमी सोच सकता है, इसको कैसे कैसे करें। एक तो सोचेगा कि साइन 2x का फॉर्मूला लगा दें, 2 sin x cos x, साइन 3x का भी लगा दें फॉर्मूला। या मैं ऐसे भी सोच सकता हूं कि साइन x और साइन 3x, साइन a प्लस साइन b की आइडेंटिटी लगा देते हैं। जब मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा तो 2 sin a प्लस b/2 आएगा और cos a माइनस b/2 आएगा। अब जब sin a प्लस b/2 आएगा तो x प्लस 3x/2 करके 2x आ जाएगा साइन का। तो बेसिकली मुझे करना क्या है? बेसिकली मुझे फैक्टराइज करना है, ताकि जब 0 से इक्वेट करूं एक एक फैक्टर को तो मेरे जनरल सॉल्यूशन निकल जाए। ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. तो तुम्हें बेसिकली जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएंगे, उनको आपको ट्राई करना है कि फैक्टराइज हो जाए। और फैक्टराइज करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके मैंने बता दिया कि भाई साइन 2x की वैल्यू पुट कर लो, साइन 3x की वैल्यू पुट कर लो, जो भी बनता है फिर उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करो। या फिर अगर आपको लग रहा है और इजी हो सकता है, तो जैसे मैंने सोचा कि साइन x और साइन 3x को पेयर अप करता हूं। देखो मैंने x और 2x को पेयर अप नहीं करा, क्यों? क्योंकि x और 2x को पेयर अप करूंगा आंसर तब भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि उससे नहीं आएगा आंसर, उससे भी निकल जाएगा। लेकिन मैं वो पेयर अप करूंगा जिससे मुझे लगता है कि कन्वीनियंट होगा मेरे लिए फैक्टराइज करना। तो x और 3x का सम क्या होगा? 4x डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2x आ जाएगा, और मिडिल में sin 2x लिखा हुआ तो कॉमन आ जाएगा डायरेक्टली। तो मैं क्या करूंगा? sin x प्लस sin 3x और माइनस sin 2x अलग कर दूंगा। इन दोनों की आइडेंटिटी लगा दी, क्या होती है? sin a प्लस sin b की 2 sin a प्लस b/2, 2x आएगा, और cos में बताओ कितना आएगा? a माइनस b/2 करके cos में कितना हो जाएगा एंगल? X. x आएगा तो वैसे नेगेटिव x, लेकिन उसको पॉजिटिव इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको पता है कि cos नेगेटिव में भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है, राइट? एंगल के लिए। माइनस का sin 2x एज इट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ गया? sin 2x आपका कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा? 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। जो हमें फैक्टराइज करना था वो फैक्टराइज हो गया। तो अब आप ये बोल सकते हो ना कि या तो sin 2x की वैल्यू 0 है, या फिर 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, और वी कैन से cos x इक्वल टू हाफ। तो इससे और इससे दो जनरल सॉल्यूशन आ जाएंगे, बताओ? Yes, sir. Sir. अच्छा, लेकिन क्या इसमें जनरल सॉल्यूशन लिखे हम, मतलब लिखने की जरूरत है? जो एंगल है वो कहां से कहां तक? उसमें तो -2π से 2π तक था, तो बहुत सारे एंगल्स हो सकते थे, इसलिए जनरल सॉल्यूशन लिख कर लिया। इसमें तो मुझे पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल्स होंगे सिर्फ, है ना? अच्छा, एक चीज और, यहां पर तो चलो x है, लेकिन यहां पर एंगल क्या लिखा हुआ है? 2x. 2X. 2x। तो अगर आपका x जो है, चलो पहले इसके लिए कर देते हैं। बताओ, cos x अगर हाफ लिखा है तो cos x की वैल्यू हाफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, कहां पर होती है? सिर्फ एक ही एंगल पे होती है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. आपको समझ में आ गया है? अब उसकी वैल्यू भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे पूछा क्या गया है, मैं उस पर ध्यान दूंगा। मैं बेफालतू में क्या करूंगा, एफर्ट अपना वेस्ट नहीं करूंगा कि वो वैल्यू मैं लिखूं भी कि कहां पे क्या होती है। वैसे तो पता है π/3 पे होती है, 1/2 होती है 60 डिग्री पर, तो मैं लिख सकता हूं, लेकिन मैंने नहीं लिखा। मैं कह रहा हूं मुझे ये पता लग गया कि एक सॉल्यूशन आ जाएगा यहां से, सिर्फ एक ही आएगा। ये क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि आपका जो एंगल है वो 0 से π/2 के बीच में, तो फिर आपका एक ही आंसर आएगा, और वो आएगा एक, ठीक है? अब यहाँ पर दूसरा जो लिखा हुआ है, अब यहां से कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? तो पहले मैंने ये देखा कि जो x है वो तो 0 से π/2 के बीच में है, लेकिन यहाँ पर x नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? 2x। तो अगर आपका x 0 से π/2 के बीच में था, तो आपका 2x कहां से कहां तक होगा? बता दो। 0 से लेकर पाई, यही होगा ना? सिंस x जो था वो था 0 से लेकर π/2, π/2 पे ओपन था, राइट? π/2 इंक्लूडेड नहीं था। तो आपका जब ट्वाइस करोगे आप, तो 0 का तो 0 रहेगा, और π/2 का डबल करने पे पाई हो जाएगा। ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. पाई को मैंने इंक्लूड नहीं करा, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब साइन की जो वैल्यू होती है, आपको पता है 0 कहां पे होती है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होती है या वर्टिकल पे? ये बता दो।
horizontal, क्योंकि मैंने बोला था वो जो मैंने फिगर बनाया था हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे मैंने साइन कॉस टेन सारे लिखे थे, वो मेमोराइज करना है ताकि आप बार बार ये जनरल सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि ये वाली वैल्यूज जो होती है 0 1 -1 ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कि हॉरिजॉन्टल पे या वर्टिकल पे, और आप डायरेक्टली आंसर कर पाओ जल्दी जल्दी। तो अब मुझे पता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मतलब 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, यहाँ पर सभी पर साइन की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से कितने सॉल्यूशन आएंगे, कोई बताएगा कितने सॉल्यूशन आएंगे? क्योंकि साइन 2x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ से कितने सॉल्यूशन आएंगे भाई? 2 आएंगे, 1 आएगा, 3 आएंगे, कितने आएंगे बताओ? आराम से सोच के आंसर देना, बताओ भाई कितने सॉल्यूशन आएंगे? अगर साइन 2x 0 है तो 0 से लेकर पाई तक, क्योंकि 2x जो है वो 0 से अब पाई है, तो 0 से पाई तक आपके कितने ऐसे सॉल्यूशन होंगे जहां पर साइन 2x 0 हो जाएगा? तो एक तो मुझे पता है कहां पे 0 आएगा, क्योंकि 0 इंक्लूडेड है तो 0 पे 0 आता है एक तो, और कहां पे आता है? पाई पे आता है ना फिर सेकंड टाइम। yes sir, तो क्या पाई को इंक्लूड करना है इधर? no sir, तो कितने सॉल्यूशन निकलेंगे सर? सेकंड सॉल्यूशन और निकलेगा, एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब एक सॉल्यूशन यहां से आएगा, एक सॉल्यूशन यहां से, तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे सिर्फ इसके? 1, नहीं 1 नहीं बेटा, 2 आए ना। yes sir, एक तो cos x इक्वल टू हाफ रख के आया, एक सॉल्यूशन वहां से आ गया, पाई बाय कितना आएगा 3, x के लिए पाई बाय 3, और यहां से क्या आएगा 2x आपका क्या आया 0 होगा, और 2x को पाई नहीं ले सकते, पाई पर भी 0 होता है साइन के लिए, पर ले नहीं सकते, तो सिर्फ यहां से एक और आंसर आया बस 0, तो सिर्फ 0 और पाई बाय 3 आए, तो कितने सॉल्यूशन हुए? 2 सॉल्यूशन। क्लियर है? yes सभी को sir, आया भी समझ में? ठीक है, Yes, sir. किसी को डाउट इसमें? no sir, ठीक है, ठीक है बेटा, जिसको नहीं आता ना बोला करो, कुछ 2-4 बच्चे लाइक बोलते हैं, बताते रहते हैं, बाकी बच्चे भी बेटा बोला करो अगर नहीं आ रहा है, आई विल रिपीट थिंग्स, ठीक है? क्योंकि अगर आपकी ये चीजें क्लियर नहीं होगी तो फिर लाइक आप क्लास में बैठोगे भी ना तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, या जो आगे लाइक क्लासेस में कराऊंगा वो लिंक्ड होगा सारा का सारा, क्योंकि मैं बार बार चीज नहीं बताऊंगा ना बेटा, तो बीच में रिकॉल कर लिया करूंगा, लेकिन अगर नहीं आता है तो बताया करो बेटा, ठीक है? ओके, तो लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी करेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ sin 3x इक्वल टू cos 2x, ये लिखा हुआ है, और x क्या बोल दिया? x, अच्छा ऐसा क्वेश्चन कभी भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो इसने पूछा है कभी भी ऐसे नहीं देगा कि बस नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, x बताया ही नहीं कि कहां से कहां तक है, क्योंकि अगर ऐसे बोल देगा तो ऐसे तो पता नहीं इनफाइनाइट हो सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है? तो वो ज्यादातर बताएगा आपको कि x कहां से कहां तक है, और x बता दिया उसने कहां से कहां तक है, let's से बोल दिया पाई बाय 2 से लेकर पाई तक, ठीक है? x की वैल्यू पाई बाय 2 से लेकर पाई तक अगर लेते हैं तो sin 3x इक्वल टू cos 2x के जितने सॉल्यूशंस होंगे वो बताने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब उनकी वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बताना है कि कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो इन दोनों बातों में फर्क है, एक तो होता है सॉल्यूशन लिस्ट करो, एक होता है कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। चलो बताओ, पहले क्या करें? सबसे पहले ये बता दो क्या करें, sin x माइनस cos 2x अगर मैं लेफ्ट साइड पे लेके आता हूं तो sin a माइनस cos b की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, तो लगा नहीं पाएंगे, तो लेफ्ट साइड पे ले जाने का कोई फायदा नहीं है, फिर ठीक है चलो ले भी आए, फिर अब क्या करें? वाली आइडेंटिटी तो वर्क नहीं करेगी, फिर क्या करें? sin 3x और cos 2x दोनों की आइडेंटिटी लगा दें या कुछ और करें बताओ? क्योंकि मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कोई एक तरीका नहीं है। सर sin 3x को sin x प्लस sin 2x में कन्वर्ट करके। अच्छा, sin 3x को sin x प्लस 2x ऐसे लिख दूं? यस सर, तो sin a ठीक है, प्लस तो b की आइडेंटिटी लगा के। ठीक है, sin a प्लस b की आइडेंटिटी लगा देते हैं। एक बच्चे ने ऐसे बोल दिया, चलो मैंने रफ में जल्दी से लिख लिया कि शायद देखते हैं क्या वर्क कर जाएगा ये, और माइनस cos 2x, तो शायद आपने ये इसलिए बोला है, आपको लग रहा है कुछ कॉमन आ जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा, इसलिए बोला है ना आपने? यस सर, लेकिन अब इसको जब ओपन करोगे पहले देखो इधर आता क्या है, क्या आता है? sin x cos 2x प्लस का cos x sin 2x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। चलो इन दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, क्या कॉमन आ गया? cos 2x कॉमन आ गया, तो आपका बचा sin x माइनस 1 और प्लस का cos x sin 2x। क्या अब कुछ कॉमन है? क्या आप कुछ कॉमन ले पाओगे आप? no sir, अगर मैं sin 2x को ओपन भी कर देता हूं, sin 2x की आइडेंटिटी होती है 2 sin x cos x, तो cos स्क्वायर हो जाएगा और 2 sin x हो जाएगा, अभी भी cos 2x जो लिखा है उसके साथ कॉमन नहीं आएगा कुछ भी, और sin x माइनस 1 के साथ भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो इतना लिखने के बाद मुझे समझ में आ गया, यहाँ पर तो यार मैं अटक गया, मतलब करने को तो और बहुत सारे तरीके हो सकता है, आगे कुछ और मैनिपुलेशन करें आ जाए, पर आपको इतना टफ नहीं बनाना कि आप करते रह गए इसी कोई चीज को। तो आपको क्या करना है, मैंने बताया था मैनिपुलेशन ऐसे करना है कि ईजी रहे।
तो अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से लर्न है तो आपको एक दो स्टेप तो माइंड में ही कर लिया करो कि यार ऐसे करके ना वो एक के साथ तो cos 2x कॉमन आ जाएगा, लेकिन जो दूसरे वाली टर्म आएगी cos x sin 2x उसके साथ तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। कभी कभी मेंटली नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सा लिख लिया रफ में जल्दी से, अब लगा यार ये तो नहीं आ रहा, ये तो वर्क नहीं कर रहा, फिर क्या करें, ओपन ही कर देंगे फिर sin 2x और cos 2x, और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा फिर, है ना, कर दें। Yes, sir. Yes, sir. तो कर दो भाई, क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x इज इक्वल टू, यहाँ पर बता दो कौन सी आइडेंटिटी लगाएं भाई। cos 2x के तो भाई 4-5 फॉर्मूले होते हैं, 4 होते हैं जो बेसिक फॉर्मूले, क्या लगाऊं, साइन वाला लगाऊं cos वाला। अब देखो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं। अगर आपने गलत फॉर्मूला लगाया, मतलब जो सही नहीं लगाया फॉर्मूला जो लगाना चाहिए, तो हो सकता है लेंथी हो जाए, या दूसरी पॉसिबिलिटी कि आंसर ही ना निकाल पाओ आप उससे। तो मैं कुछ ऐसे सोचूंगा कि लेफ्ट साइड पे क्या लिखा, हमेशा ना इक्वालिटी में देखते रह करो क्या चीज दिख रही है तुम्हें। तो तुमने देखा लेफ्ट साइड पे दोनों साइन वाली टर्म है, तो जब दोनों साइन वाली टर्म है और आपका पर्पस क्या है कि फैक्टराइज करना है अल्टीमेटली, मतलब अल्टीमेटली गोल क्या है, फैक्टराइज करके आंसर निकलेगा। तो फैक्टराइज करने के लिए भाई कॉस की मैं वो वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा जिसमें सिर्फ साइन वाली टर्म्स आती है। क्या लिखूंगा, ठीक है, Yes, sir. क्लियर, सबको एक तरफ ले आओ, साइन क्यूब उधर ले जाते हैं, 4 साइन क्यूब माइनस का 2 साइन स्क्वायर प्लस का 3 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू, सॉरी प्लस 1 आएगा, हाँ प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको देखकर दिख रहा है कि इन दोनों में से कॉमन लेने पर और इन दोनों में से कॉमन लेने पर वो वाली ट्रिक वर्क नहीं करेगी। फैक्टराइज सीखा ना छोटी क्लासेस में, हमें पढ़ाते थे कि भाई ऐसे ऐसे फैक्टराइज करो। तो इन चार टर्म को देखकर आप वो वाला अगर सोचोगे कि पेयर बना लें, कि पहले दो का और लास्ट के दो का पेयर बनाया, फिर देखा कॉमन आ जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। पर आपको दिख रहा है कि पहले दो में से जो कॉमन लोगे आप 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो बचेगा 2 साइन एक्स माइनस 1, और दूसरे वाले में से 3 साइन एक्स प्लस 1 है, कुछ कॉमन नहीं है और सेम भी नहीं आएगा, तो फैक्टराइज नहीं होगा ऐसे। फिर आपने एक और चीज पढ़ी होगी अगर आपने ढंग से छोटी क्लासेस में पढ़ा, आई थिंक 9th या 10th में पढ़ाते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक और तरीका होता है, या तो फॉर्मूला बन जाए पेयर बनाकर, या तो a माइनस बी का क्यूब बन जाए, a प्लस बी का क्यूब, वो नहीं है साफ दिख रहा है, या फिर पेयर बनाकर इस तरह से हो जाए। अगर ऐसे भी नहीं हो रहा तो एक और तरीका होता था, क्या करते थे, इसको ऐसे समझो, ये पॉलिनोमियल ऐसा लिखा हुआ है, आपको याद आ जाएगा, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लेट्स से 4p क्यूब माइनस 2p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1 इक्वल टू 0। तो p की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करते थे जिससे कि क्या हो, जिससे कि क्या हो जाए, हमारा आंसर 0 आ जाए। तो मान लो अगर p की वैल्यू 1 पुट करने पे 0 आ जाता है, तो मैं कह दूंगा p माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। क्लियर है बात, अगर Yes, sir. p 1 पुट करने पे 0 आ गया इसका आंसर, तो मैं कह दूंगा p माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। माइनस 1 से 0 आ गया तो मैं कह दूंगा p प्लस 1 इसका फैक्टर है। ये याद है, फैक्टर थ्योरम समझाते थे, यस सर। ठीक है। तो मैं यहां पर क्या वैल्यू पुट करूं बताओ। अच्छा, एक बच्चे ने लिखा है कौशिक, थैंक यू बेटा, यहाँ पर इसने लिखा है कि माइनस लिखना था, मैंने साइन चेंज नहीं करा भाई, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। यहाँ पर भी माइनस आएगा, कुछ बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, अच्छा लगा जान के। हाँ, कई बार क्या होता है स्क्रीन पर लाइक मैं देख भी रहा हूँ, लाइक लिख भी रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो हाँ बेटा देखते रह करो, अगर मैं कुछ गड़बड़ करूँ तुम्हारा ही टाइम बचेगा, नहीं तो अगर मैं प्लस लिख के फैक्टराइज करने की कोशिश करता, हो सकता है फैक्टराइज ही नहीं होता, फिर हम कई सारे स्टेप के बाद सोचते हैं अरे कुछ गड़बड़ हुई है। ओके, तो जब भी ऐसा होगा तो फैक्टराइज पक्का हो रहा होगा। तो अब आप x की कुछ p की कुछ वैल्यू ले लो, क्या लूं, 1 लूं। अगर मैंने ये एक पॉलिनोमियल मान लिया एक तरह से, तो p की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो आंसर क्या आएगा, 4 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। आ रहा है, आ गया 0 है ना। तो Yes, p की वैल्यू sir. 1 लेने से 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर p माइनस 1 इज अ फैक्टर, ये पता लग गया ना, तो ये एक फैक्टर है, ये समझ में आ गया। p माइनस 1 फैक्टर का मतलब हो गया साइन x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, राइट। अच्छा, फिर आपको याद होगा दूसरा फैक्टर कैसे निकालते थे, मतलब एक तो फैक्टर पता लग गया, अब अदर Long फैक्टर division. निकालने के लिए आप क्या करोगे, हाँ लॉन्ग डिवीजन। अच्छा, लॉन्ग डिवीजन के बाद मैं तुम्हें एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, मतलब ये तो छोटे बच्चों को ऐसे सिखाते हैं कि भाई लॉन्ग डिवीजन करके दिखाओ और निकालो। चलो निकाल तो लोगे, कोई बहुत ज्यादा टाइम तो लगता नहीं इसमें। 4p क्यूब लाने के लिए 4p स्क्वायर से करोगे, माइनस का 4p स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ये प्लस कैंसिल, 4p स्क्वायर माइनस 3p, 2p स्क्वायर लाने के लिए किससे करोगे, माइनस 2p से, प्लस का 2p बन जाएगा, माइनस माइनस, कुछ गड़बड़ हो गई है, 0 तो नहीं आ रहा रिमाइंडर, क्या गड़बड़ हुई अभी, 4p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 1, यही था ना, इक्वेशन यही थी ना, हाँ। और अगर हमने p की वैल्यू 1 पुट करी तो हमारा आ गया 0, ठीक है। 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 5 0, तो p माइनस 1 फैक्टर हो गया, p माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, 4p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 1 को, तो मैंने क्या गड़बड़ कर दी भाई, हाँ ये गड़बड़ कर दी भाई, यहाँ पर 2 माइनस का लिख दिया मैंने, प्लस आएगा,
क्योंकि 2p स्क्वायर लाने के लिए प्लस 2p से तो करेंगे, ठीक है। तो फिर प्लस, तो यहाँ पर फिर माइनस आएगा। देखो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो भी गड़बड़ है, क्योंकि आप फैक्टर बोल रहे हो तो रिमाइंडर भाई 0 आना ही चाहिए। ये प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस p प्लस 1। अब माइनस 1 से करोगे तो ये प्लस 1 आएगा, ये प्लस, ये माइनस, रिमाइंडर 0 आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो आपने गड़बड़ करा है मतलब। तो आपका अदर फैक्टर क्या आ गया, ये आपका अदर फैक्टर आ गया। तो आपका जो फैक्टराइज हो गया वो ऐसे हो गया, sin x माइनस 1 मतलब p माइनस 1 sin x माइनस 1, जिसमें मैंने sin x को p माना था, और 4 sin स्क्वायर p, sin स्क्वायर p कह रहा हूँ, सॉरी, sin स्क्वायर x प्लस का 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो ये मेरा फैक्टराइज हो गया। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, ये इतना ना करके, ये पूरा डिवाइड ना करके आप ऐसे भी सोच सकते हो, और एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। देखो आपने लिखा p माइनस 1, अब आपको यहाँ पे कुछ लिखना है जिससे कि आंसर क्या है, आंसर आ जाए 4p क्यूब माइनस का 2p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 1। आपने नोटिस करा ये लीनियर टर्म है और ये क्यूबिक है, तो बीच वाला ये जो फैक्टर होगा ये क्वाड्रिक होगा, इस बात में तो कोई किसी को शक नहीं है। यस सर। Yes, sir. क्वाड्रिक होगा तो भाई, क्वाड्रिक होगा तो कुछ ऐसा होगा, p स्क्वायर p और कुछ कांस्टेंट, ठीक है। आपने देखा यहाँ पर p क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, तो ये कंफर्म हो गया, क्योंकि p क्यूब सिर्फ ऐसे ही आ सकता है, तो यहाँ पे 4 पक्का होगा। ये बात क्लियर हो गई, राइट? Yes, ठीक है। sir. तो p स्क्वायर का कोफिशिएंट डिसाइड हो गया, और आपका जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म सिर्फ कहां से आएगी, -1 को इससे मल्टीप्लाई करके, जो यहाँ पे होगा लास्ट में। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, +1, तो अगर +1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर -1 होगा। क्यों? क्योंकि -1 को -1 से मल्टीप्लाई करके ही +1 आएगा। ये बात क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब बीच वाला रह गया कोफिशिएंट p का, तो उसको कैसे निकालो? उसको चाहे इससे निकाल लो या इससे निकालो। बोलो किसका कोफिशिएंट कंसीडर करूं, p स्क्वायर का कोफिशिएंट -2 को कंसीडर करूं, या जो p का कोफिशिएंट है -3 उसको कंसीडर करूं? किसी से भी निकल जाएगा, बताओ किसको कंसीडर करें? p स्क्वायर को कंसीडर कर लें। Yes, पलक अपने sir. आप को म्यूट रखो बेटा, आपके ना बैकग्राउंड साउंड आ रहा है शायद ऑडियो डिवाइस से। हाँ, तो मैं p स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंसीडर कर रहा हूं, तो उसका कोफिशिएंट लिखा है -2। अब p स्क्वायर जो आएगा वो कैसे आएगा, एक तो ऐसे आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, p इंटू p वाली जो टर्म है, और ऐसे भी आएगा -1 को 4p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके। तो जो इसका कोफिशिएंट है, लेट से मुझे नहीं पता, a मान लिया मन में, मतलब ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं इसलिए लिख कर दिखा रहा हूं। तो p को जब आप ap से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका p स्क्वायर का कोफिशिएंट a आएगा, और -1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आएगा। तो ये कोफिशिएंट किसके इक्वल होना चाहिए, इस वाले के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए, -2 के। तो p की वैल्यू पता लग गई कितनी होगी, 2, सॉरी p कह रहा हूं, a की वैल्यू समझ आ गया। तो यहां पर a की वैल्यू क्या होगी आपकी, 2 होगी, और आपका यही तो आंसर है। देखो 4, 2 और -1, क्लियर है? ठीक है भाई, Yes. ठीक है। सभी को आगे समझ में? नहीं तो लॉन्ग, अगर ये नहीं आया समझ में कोई बात नहीं, लॉन्ग डिवीजन से निकाल लेना, ठीक है। सर a-4 कैसे किया? अरे यार देखो देखो देखो, मेरा फैक्टर ऐसा है, p -1 p स्क्वायर समथिंग p, और यहाँ पर कुछ कांस्टेंट, और मैंने कहा इक्वल टू लाना है 4p क्यूब, क्या लाना था, 4p क्यूब और माइनस का -2p स्क्वायर 2p स्क्वायर, और है -3p -3p प्लस 1। मैंने क्या बोला, मैंने कहा जो आपका p क्यूब आएगा वो ऐसे आएगा बस, और कोई तरीका नहीं है p क्यूब लाने का, क्योंकि जब आप ओपन करोगे तो p क्यूब ऐसे ही आएगा, और p क्यूब के साथ अगर यहाँ 4 लिखा हुआ तो यहाँ 4 तो पक्का होगा, गारंटेड। और जो कांस्टेंट टर्म है वो आपकी ऐसे आएगी, -1 को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर +1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे -1 होगा। ये बात क्लियर होगी? तो Yes, दो sir. तो आपके फटाफट निकल गए। अब आपको सिर्फ ये निकालना है, तो मैंने कहा इसको आप मन में मान लो a लिखा हुआ है, ये a की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप ये सोचो, अब आपको दो कोफिशिएंट कंसीडर करने हैं, या तो p स्क्वायर का कर लो या 3p का, इसका कर लो, p का कर लो। तो मैंने क्या करा, इसका कर लिया कोफिशिएंट कंसीडर, p स्क्वायर का -2 लिखा हुआ है कोफिशिएंट लेफ्ट साइड या राइट साइड पे। चलो, और लेफ्ट साइड पे क्या आएगा कोफिशिएंट, जब आप ओपन करोगे तो p स्क्वायर एक तो ऐसे आएगा, जब p को आप ap से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका कोफिशिएंट a हो जाएगा p स्क्वायर का, और -1 को 4p स्क्वायर से करोगे तो -4 आएगा। तो यानी कि a -4 एक तरह से p स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, क्लियर है? यस सर। आगे समझ में, a -4 इक्वल टू Yes, sir, -2, a की वैल्यू +2 होगी, और यही आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, यस सर, तो थैंक ये यू सर। शॉर्टकट हो गया कि मतलब जल्दी से रफ में लिखा और फटाफट निकाल लिया, लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ी। और लॉन्ग डिवीजन में भी ऐसा नहीं है कि तुम्हारा 2 मिनट लगा दोगे तुम, जिस बच्चे को आता है लॉन्ग डिवीजन वो तो मेरे ख्याल से 20-30 सेकंड में कर ही लेगा फटाफट, उसमें भी कोई इतना लेंथी नहीं है, ठीक है? चलो मैंने दोनों बता दिया अप्रोच। अब आपके जो आंसर आए हैं, क्या आया भाई? आपका आंसर आया sin x -1, जल्दी से चलते हैं क्या था, और 4 sin स्क्वायर x प्लस का 2 sin x, और था माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब आपको पता है इक्वल टू 0 है तो sin x या तो 1 होगा
या फिर 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस का 2 sin x प्लस का 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। अच्छा दूसरे इससे तो पता लग गया कि x की वैल्यू अगर 1 है तो मुझे पता है डायरेक्टली कौन कौन से एंगल्स पे होती है। पीछे बताया था ना मैंने, याद है? वो बनाया था क्या, ऐसे टेबल बनाई थी। साइन की वैल्यू यहाँ पे होती है 1, पॉजिटिव 1, और ये वाला एंगल कैसा होता है मैंने बोला था, क्या होता है 4n प्लस 1 या माइनस 1, जल्दी से बताओ क्या बताया था? +1 +1 प्लस 1। तो n की वैल्यू भाई एक बार 1 पुट करोगे आप तो क्या आएगा, π/2 आ जाएगा। π/2 के बाद क्या आ जाएगा, 5π/2 आ जाएगा, 9π/2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। नेगेटिव में भी जा सकते हैं n की वैल्यू नेगेटिव लेने से। पर हमने देखा कहां से कहां तक बोला था उसने, बताओ जल्दी से, कहां से कहां तक बोला था? π/2 से पाई। तो π/2 से पाई में अब इनको ये जो इंटरवल मैंने लिखे हैं इसमें मैंने ये इंक्लूड करा है या नहीं करा है? इस इंटरवल को देख के बताओ, इंक्लूड करा है या नहीं करा मैंने? नो सर। ये वाली वैल्यू इंक्लूड मैंने नहीं करी है, राइट, क्योंकि मैंने ओपन बनाया हुआ है। तो π/2 पर ही आता है 1 और π/2 को आपने एक्सक्लूड करा हुआ है, तो ये भाई पॉसिबल नहीं है ये वाला सॉल्यूशन, sin x के वैल्यू 1। क्लियर हो गया ये बात? यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो यानी कि ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्या बना हुआ है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया फिर गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, फिर लिखा है 4 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x माइनस 1। क्या इसकी बिल्डर स्प्लिटिंग हो सकती है? सोचो जल्दी से, देखकर तो लग रहा है नहीं होगी। तो मैंने क्या करा, इंश्योर करने के लिए कि पक्का ही नहीं होगी, डी निकाल लिया। अगर आपका डी जो है वो नेगेटिव आ जाता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि भाई इसके तो इमेजिनरी वाले रूट्स होंगे, वैल्यू नहीं निकलेगी। तो डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, क्या आ रही है? पॉजिटिव आएगी। तो डी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो रूट्स होंगे, लेकिन अगर मिडल स्प्लिटिंग आप कर नहीं पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो, तो फिर वैसे ही कर दो डी वाला मेथड। sin x की वैल्यू क्या लिख दूं, माइनस का b माइनस b प्लस माइनस। मम्मी साइड इफेक्ट होए दी तेरे। अभिषेक म्यूट रखो बेटा। हाँ, sin x की वैल्यू क्या होगी, माइनस b प्लस माइनस रूट डी। जल्दी से बताओ डी कितना आएगा, b स्क्वायर 4 माइनस 4ac 16 प्लस का हो जाएगा 16 प्लस 4 20। 20 में से क्या भरा सकता है, और डिवाइड बाय 2a, तो क्या भरा जाएगा, 2 भरा जाएगा, 2 रूट 5 रूट 20 को। तो 2 से 2 ऊपर नीचे काट देंगे तो कॉमन लेकर आएगा -1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइड बाय 4, यही आएगा। यस सर। तो इसमें दो वैल्यूज आई आपकी, एक तो ये आई और एक आई ये। अब इन दोनों में से बता दो कौन सी वैल्यू को कंसीडर करना चाहिए। sin x की दो वैल्यूज आ गई, रूट 5 -1/4 और -1 माइनस रूट 5/4। पहले तो ये चेक कर लो कोई वैल्यू -1 से कम और 1 से बड़ी तो नहीं है। रूट 5 की वैल्यू चलो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या होती है, मुझे ये तो पता है कि वो 2 से लेकर 3 के बीच में होगा, ये तो क्लियर है। तो अगर मैं 2 से 3 के बीच में 2 पॉइंट समथिंग लेता हूं और 3 से अगर बड़ा नहीं है तो -1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाय 4 -1 से कम नहीं होगा, ये बात क्लियर हो गया? Yes, sir. ये Yes, बड़ा, sir. ये -1 से बड़ा ही होगा, ठीक है। और ये वाली वैल्यू जो है रूट 5 -1 डिवाइड बाय 4, ये 1 से कम ही होगा। तो जो वैल्यूज है वो दोनों वैलिड है, मतलब आ सकती हैं। पर जो वैल्यू मुझे लेनी है वो उसने एंगल बोला है कहां से कहां तक, क्या बोला था बताओ? π/2 से पाई। π/2 से भाई पाई बोला था, ओपन इंटरवल ऐसे दिखाया था। तो पहले वाला sin x इक्वल टू 1 को हमने हटा दिया कि भाई नहीं होगा पॉसिबल, क्योंकि π/2 आप नहीं ले सकते। इन दोनों में से भी नेगेटिव वैल्यू भी होगी या नहीं होगी, क्योंकि π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट होता है, अभी सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यूज ऑलवेज क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो इनमें से कौन सा पॉजिटिव आ रहा है, ये वाला इग्नोर कर दें, ये तो नेगेटिव है। ये वाली वैल्यू आ गई, यानी कि क्या आ गया, sin x इक्वल टू रूट 5 -1/4। इसका जो एक सॉल्यूशन होगा ये आपका सॉल्यूशन पहला आ गया, राइट। अब आप कहोगे कितना होगा, क्या इसने ये बात पूछी थी कि कितना होगा सॉल्यूशन, पूछा है क्या? क्या पूछा था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन में क्या ये इंपॉर्टेंट है कि x कौन से डिग्री पर होगा या कितने रेडियन पे होगा, ये बताना जरूरी है? No, sir. नहीं है, मैं निकालूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता भाई यहाँ पर ये कहाँ पे होता है। अच्छा, किसी को याद आ रहा है वैसे ये वैल्यू मैंने बताई थी, किसी को याद हो, ये वाली वैल्यू किसी को याद आ रही है? कुछ मैंने एंगल्स ऐसे बताए थे जहां पर ये वैल्यू होती है, ध्यान करो, लास्ट क्लास में ही बताया था, अगर आपको याद हो तो बताओगे, किसी को याद आ रहा है? हाँ हाँ sin 18 डिग्री। हाँ 18 याद है, 18 पे बताया था अभी, 18 Sir, 36 cos की वैल्यू लिखवाई थी। 72. नहीं हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन साइन लिख रहे हैं ना यार, साइन पे पूछ रहा हूँ मैं, तो ये कौन सा डिग्री Sir, पर है? sin x equal to 18. 18 पे बताया था, राइट, मैंने, याद है?
अच्छा 18 के बाद 18 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल है? नहीं। तो फिर कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में इस एंगल को लेके जाओ। तो मैंने अभी क्या बोला था, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल को ले जाने के लिए क्या करते हैं, 180 क्या कर देते हैं, या पाई क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो मुझे 18 डिग्री अगर मैं लिख रहा हूं तो 180 डिग्री लिखकर लिखूंगा तो कितना आएगा, 162। तो आपका x अगर आपसे ये भी पूछ लेता कि बताओ एंगल कौन सा है, अब देखो मैंने क्या बोला, ज्यादातर क्या होगा, एंगल नहीं पूछता, लेकिन अगर एंगल पूछेगा तो आपको वो वाली वैल्यू किसी एंगल पर पता होगी, स्टैंडर्ड वाली पूछेगा, या तो 0, 30, 45, 60, 90 वो वाली पूछ लेगा, क्वाड्रेंट बस चेंज कर देगा, या फिर क्या करेगा जो मैंने बताई थी, 18, 36, 54 और 72, याद है? तो इसलिए मैंने बोला था लर्न कर लो। क्लियर है? यस सर। और ये आपका जेई में आया हुआ है Yes. 2019 में, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में। तो यानी कि अगर लाइक आपके लॉजिक क्लियर है, बेसिक आपके क्लियर है कि भाई क्वाड्रेंट में कौन से में पॉजिटिव, देखो एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक में आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए आपको अच्छी तरह से, ताकि आप जल्दी से समझ पाओ कि कब कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। अच्छी तरह से याद होने का मतलब है कि एकदम क्वेश्चन देखते ही आपको एक दो स्टेप बाद पता लग जाना चाहिए कि जो ये वाली आइडेंटिटी लगा रहा हूँ इससे लेंथी हो जाएगा या आंसर नहीं आएगा, और इस वाले से निकल आएगा। तो जिस बच्चे की आइडेंटिटी लाइक लर्न है अच्छी तरह से, तो आधा तो ट्रिग्नोमेट्री उसको आएगी, अब बाकी तो कैलकुलेशन और प्रैक्टिस चाहिए तुम्हें। और बाकी क्वाड्रेंट सिस्टम मैं बता चुका हूँ, किसी को बेटा अगर नहीं आया समझ में अभी तक कोई भी चीज पूछो, अगर कुछ नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊंगा कि क्वाड्रेंट वगैरह कैसे बताया मैंने। एक बार रिकॉल कर लूं सारी बातें जल्दी जल्दी। Yes, sir. देखो मैंने क्या क्या बताया, मैंने बताया एक तो ये याद होना चाहिए, सभी को मेमोराइज करना है, बिल्कुल एकदम माइंड में ना मैप बन जाना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे होता था, मतलब बनाने की भी तुम्हें जरूरत नहीं पड़े। साइन की वैल्यू 0, कॉस की वैल्यू 1, टेन की वैल्यू 0, साइन की वैल्यू 0 सॉरी 1, कॉस 0 और टेन क्या होगा, नॉट डिफाइंड। टेन क्या होगा, नॉट डिफाइंड। साइन क्या होगा, -1, कॉस क्या होगा 0, कॉस क्या होगा -1, साइन क्या होगा 0 और टेन क्या होगा 0। ये तो याद हो ही जाना चाहिए आपको। अच्छा इसमें भी ऐसे याद होना चाहिए, मतलब ये तो मैंने वैल्यूज लिखी हैं, अगर माइंड मैप बनाता हूं मैं, मतलब माइंड में रखता हूं, तो मुझे पता होना चाहिए साइन की वैल्यू हॉरिजॉन्टल पे 0 होती है, वर्टिकल पे 1 या फिर -1 होती है, ये बात पता होनी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल में से 2 पाई लिखा हो, 3 पाई लिखा हो, 4 पाई 5 पाई, मुझे साइन पता लग जाना चाहिए 0 ही होता है। और अगर वर्टिकल π/2 का कुछ मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल, तो ऑड मल्टीपल में ऊपर +1 होगी, नीचे -1, और ऊपर वाले की वैल्यूज मैंने बताई थी कैसे लर्न करनी है। वैसे तो मुझे पता है π/2 होता है, यहाँ पर 5π/2 भी होता है, 9π/2 भी होता है, लेकिन जो वैल्यूज होंगी वो कुछ अलग इनसे होंगी, तो फिर हम सारी मेमोराइज नहीं कर पाते, नेगेटिव में भी जा सकती है वैल्यूज। तो फिर उसके लिए मैंने क्या बोला, ऐसे लर्न कर लो, 4n + 1 π/2, n कुछ भी इंटीजर हो सकता है। और इसके लिए मैंने तुम्हें ऐसे बोला कि ये जो मैंने लिखा है 4n + 1 π/2, तो π/2 का कुछ ऑड मल्टीपल लिखा हो, उस ऑड मल्टीपल को आप ये चेक कर लेना जो आपका लिखा है 39, 38, 41 जो भी लिखा है π/2 के साथ, π/2 को एक्सक्लूड करके जो नंबर लिखा है वो इंटीजर 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 1 दे रहा है तो यही होगा, यहीं पर ही होगा वो। और अगर आपका रिमाइंडर 3 आ रहा है डिवाइड करने पे 4 से, या मैं कहूंगा कि 4 के मल्टीपल से 1 कम आ रहा है, वो एक ही बात है, 4 के मल्टीपल से 1 कम या 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3, दोनों एक ही बात है। तो नीचे वाले को आपने ऐसे लर्न कर लिया कि 4n + 3 π/2 लिख लो, या फिर 4n - 1 π/2 लिख दो, ठीक है। 4 के मल्टीपल से 1 कम या 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ जाए, एक ही बात है वो, मतलब कुछ अलग नहीं है, सेम ही बात है, ठीक है। इसी तरह से ऊपर वाले को भी आप ऐसे कर सकते हो, 4n - 3 π/2, मैं कह दूंगा 3 कम रह गया, 1 ज्यादा हो गया या 3 कम रह गया, एक ही बात है, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है मैं जब ज्यादा वैल्यूज लिख रहा हूँ ना, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ने 4n + 1 भी लिख दिया, 4n - 1 3 भी लिख दिया, तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना। कुछ बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस ये समझना है सर ने जो 4n + 1 लिखा है और 4n - 3 लिखा है वो सेम बात इसलिए है क्योंकि 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा आना या 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आना, एक ही बात है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, मतलब 4 से डिवाइड करा और रिमाइंडर 1 आ गया, ये एक ही बात है। और 4 के मल्टीपल से 3 कम आना, 3 कम आ रहा है तो मतलब वो रिमाइंडर 1 ही आ रहा है, वो एक ही बात है। क्योंकि ना रिमाइंडर दो तरह से निकाले जाते हैं, मतलब एक रिमाइंडर हम पॉजिटिव वाला बोल देते हैं जो ज्यादा होता है, और एक रिमाइंडर वो कह देते हैं जो कम है, ठीक है। तो नेगेटिव में 3 है रिमाइंडर और पॉजिटिव में रिमाइंडर 1 है। सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अपने बेटा ये जनरल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन करो, और मैंने बोले बहुत इजी है। और अच्छा एक और आता है ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारा हाइट एंड डिस्टेंस, जो आपने 10th में पढ़ा है, उससे अलग कुछ नहीं पढ़ना, उतना ही लाइक जो लॉजिक आपने पढ़े। तो अगर 10th की बुक से कहीं से आरडी वगैरह का आपको अवेल कर सकते हो, तो उतने जितने भी उसमें जो ट्रायंगल के वो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते थे वो सारे कर लेना, मुश्किल से 10-15 कर लेना, आइडिया लग जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं होता उसमें।
क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. 2-4 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मैं करा भी दूंगा ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए अगर भूल गए हो तो। एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन क्या होता था जब आप नीचे से ऊपर देखते हो, ऐसे ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां बनता है, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर ऊपर से नीचे देख रहे हो तो क्या बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसमें फर्क क्या है, ये तो दोनों आपने सेम ही जगह पे बना दिए, फिर फर्क क्या है? एलिवेशन और डिप्रेशन बोलते ही क्यों जब बनाना एक ही जगह पे? तो मैं कहूंगा बेटा ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो फिर कैसे पता लगेगा? मैंने कहा ये मेरी बिल्डिंग है और ये मैं कह रहा हूँ ये मेरे फ्रेंड की बिल्डिंग है, दूसरे वाली जो बी बिल्डिंग है मेरे फ्रेंड की है राइट साइड पर। अब उसने बोला है कि मैं अपनी बिल्डिंग से खड़ा हूं और यहां से पी पॉइंट से दूसरे की बिल्डिंग पे देखता हूं, मेरे फ्रेंड वाले उसकी बिल्डिंग के टॉप पे देखता हूं, और टॉप पे देखने पर मैंने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो दूसरे वाली बिल्डिंग बड़ी होगी या छोटी होगी? बड़ी। बड़ी होगी भाई, एलिवेशन बन रहा है तो ऊपर देखा होगा, तो यानी वो वाली बिल्डिंग क्या होगी भाई? बड़ी हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है। और अगर मैंने ये बोल दिया होता कि इस टॉप से देखा मैंने दूसरी वाली बिल्डिंग पर और एंगल ऑफ डिप्रेशन बना उसके टॉप पे देखने पर, तो वाली बिल्डिंग ऑब्वियसली नीचे होगी। ऐसे समझ में आ गया? Yes, sir. क्लियर है भाई? Yes, sir. एलिवेशन और डिप्रेशन का ये सिग्निफिकेंस है। मतलब अब कोई बच्चा सोचेगा ना कि सर ने तो यार दोनों एंगल एक ही जगह बना दिए, वैसे डिप्रेशन में कई बार ऐसे बना देते हैं, जब ऊपर से नीचे देख रहे होते हैं यहाँ एंगल ले लेते हैं, ये दोनों सेम ही बात है, पर हम ट्रायंगल हवा में नहीं लेते, जनरली हम हॉरिजॉन्टल नीचे लेकर बनाएंगे, तो इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्योंकि इक्वल होते हैं तो वो नीचे ही बनाते हैं। तो Yes, sir. एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों एंगल नीचे Yes, ही sir. बनाने हैं आपको, हॉरिजॉन्टल के साथ बनाना है, ये भी याद रखना है। और दूसरा इनका जो सिग्निफिकेंस है वो सिर्फ इतना ही है कि आप देख कहां रहे हो। अगर आप नीचे से ऊपर देख रहे हो तो एलिवेशन, ऊपर से नीचे देख रहे हो तो डिप्रेशन। और इसका सिग्निफिकेंस या काम कहां पे आएगा मैंने बता दिया, जब दो चीज आपको बोल देगा कि है बिल्डिंग या कोई टावर है, तो एक के टॉप से जब दूसरे के टॉप पे देखेंगे तो हमें ये पता कैसे लगेगा कि एलिवेशन बनाना है या डिप्रेशन, तो वो जो बोला होगा उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड हो जाएगा कि दूसरे वाली चीज बड़ी है या छोटी है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर बेटा अभी भी किसी ने लर्न नहीं करें तो बेटा सारे अच्छी तरह से लर्न करो, ठीक है? कौशिक एंड ऑल बेटा सभी को, ठीक है? ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, थैंक यू ऑल, बाय बाय। Thank जय you, हिंद sir. सर। रोज जय हिंद सर। जय हिंद बेटा।